जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का है। लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से भी हमें एक और अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ता है। दैट इज कि हम क्या ट्रीटमेंट करें कि हमारे पास एक इक्विटेबल बेसिस आए यूनिट कॉस्ट निकालने की। से देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये हमें पता है वेरिएबल नेचर के हैं। जब एक यूनिट बनेगा तो ये इंकर्ड होंगे, जब कोई यूनिट नहीं बन रहा होगा तो ये नहीं इंकर्ड होंगे। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, लाइक रेंट, लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और अगर कहीं रेंट नहीं है तो फिर वहां पे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। या हो सकता है कि आपके पास दोनों किस्म की एसेट्स हों, कुछ रेंट पे लिए हुए हों, कुछ आपके अपने हों, तो उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी एंड सो ऑन। तो हमें एक इक्विटेबल बेसिस निकालने के लिए, प्लस जो देखें जो ओवरहेड्स है ना, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और एक इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक माइनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, एक मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, जिसको कहते हैं मेजर ओवरऑल। जैसे आप देखोगे गाड़ी को ना, कभी उसका इंजन ही चेंज कराना पड़ जाता है, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया कि टायर की पंचर लगवा लिए, लेकिन कभी टायर ही चेंज करवाने पड़ जाते हैं। दिस इज मेजर ओवरऑल। तो हमने थोड़ी सी इस चैप्टर के आगाज में भी डिस्कशन की थी कि इससे अक्टूबर तक तो हमारे पास कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं आई, लेकिन नवंबर में जाके मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया, मशीनरी खराब हो गई, कोई एक अहम पुर्जा टूट गया। तो बच्चों उस महीने में तो रिपेयर हमारी बहुत बढ़ जाएगी ना। अब ये तो नहीं कि अक्टूबर तक जो यूनिट बनते रहे हैं उनकी यूनिट कॉस्ट और हो, और जो नवंबर और दिसंबर में यूनिट बन रहे हैं उनकी यूनिट कॉस्ट कुछ ज्यादा हो। यूनिट तो एक जैसे हैं, होमोजीनियस यूनिट्स हैं, सिमिलर यूनिट्स हैं, तो हमें उनको इक्विटेबल करना होता है, इनकी यूनिट कॉस्ट को सेम करना होता है। दैट्स वाई हम यूज करते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। जैसे हमने ये देखा कि कल भी हमने ये बात की थी कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आइंदा आने वाला जो पीरियड है ना, एस्टिमेट बेस के आइंदा आने वाले पीरियड में हमारे आवर्स कितने चलेंगे, उस हिसाब से हम ओवरहेड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हम ये थोड़ी सी बात करते चले कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ, जैसे कहा जाता है कैपेसिटी, कैपेसिटीज को आज हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी है बच्चों तीन किस्म की होती हैं। एक होती है नॉर्मल, जिसको कहा जाता है एवरेज कैपेसिटी। ये इनफैक्ट क्या होती है कि पिछले सालों में जो आपकी कैपेसिटीज रही हैं, से 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, ठीक है बच्चों, इसमें आपने काम किया था 55,000 यूनिट्स। ओके, इसमें आपने काम किया 52,000 यूनिट्स। इसमें काम किया आपने 45,000 यूनिट्स। और इसमें आपने काम किया 48,000 यूनिट्स। तो अगर हम इन पीरियड्स का सम निकालें तो ये बन जाएगा 200,000 यूनिट्स। ओके बच्चों, ये आपके पास ईयर आ गए और उन पीरियड्स की प्रोडक्शन आ गई। तो फिर हमें क्या समझ आएगा कि अगर हमने इसके बाद निकालनी है इसकी एवरेज, तो बच्चों ये कितने पीरियड थे, चार थे, 1 2 3 4, और हमारे पास 4 साल डाटा है। तो हमने जब इसकी एवरेज निकालनी होगी तो 200,000 डिवाइड बाय
4 करके हमारे पास आ गई 50,000। ओके, ये है इनफैक्ट वो 50,000 कि ऑन एवरेज हमारे पास क्या प्रोडक्शन रहती है, ऑन एवरेज हमारे पास क्या प्रोडक्शन रहती है। तो एक हमारे पास हो गई नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी हम कहते हैं। एक होती है बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी, कि जो एक्चुअली होगी, ठीक है, ये हमें एडवांस में पता नहीं चलता, ये तो जब हो जाएगी तो फिर होगी। इसको यूज किया जाता है, जैसे भी हमने देखा है, टू टू नो अप्लाइड या टू कैलकुलेट अप्लाइड एफओएच। जैसे हमने यहां तो लिए एस्टिमेट ये 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लिए या यूनिट्स ले लिए, ये सेम हमने यहां से लिए। ठीक है बच्चों, ये 50,000 यहां से, इसको कलर कर देते हैं और इसको भी हमने यहां से कर देते हैं, बल्कि इधर भी करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये हमारी कंसिस्टेंसी रहे, हमने कितने कितने आवर्स यूज किए। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ था, ठीक है, ये इनफैक्ट एक्चुअल ही रिजल्ट्स हैं। और अब हम जब आएंगे ना 2020 में, तो फिर हम देखेंगे कि 2020 में हमने कितने लेबर आवर्स काम किया है। से हमने 2,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया, तो हमारे पास अप्लाइड एफओएच इधर से निकलेंगे। अप्लाइड एफओएच जो है हम यहां से निकालेंगे। ओके, अच्छा बच्चों, फिर एक और कैपेसिटी होती है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, 3 कैपेसिटी आज हम पढ़ रहे हैं, एक और भी चलो आपको बता दूंगा ताकि आपके नॉलेज में रहे। वन इज नॉमिनल कैपेसिटी, वन इज एक्चुअल कैपेसिटी दैट विल बी available only after production, third expected actual capacity, and fourth is theoretical capacity। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी होती है कि आप ये सपोज करते हैं कि जो अगला पीरियड आ रहा है, दैट इज कौन सा पीरियड आ रहा था हमारे पास 2020 का, इसके अंदर हमारी कैपेसिटी क्या होगी, और ये डिटरमिन होगी आपकी डिमांड से। आप क्या फोरकास्ट करेंगे, आपकी डिमांड क्या होगी, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी ये चलो हम करते सिंपल बात, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सो ऑन। जैसे मशीनरी अवेलेबल होगी, लेबर अवेलेबल होगी, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा एंड सो ऑन। और सपोज करें कि आप स्पोर्ट्स गुड्स में काम कर रहे थे और 2020 में ना जी फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ गया, तो क्या होगा, जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये हम जो बात कर रहे हैं डिमांड, ठीक है, हमने यहाँ पे अभी डिटरमिन करनी है कैपेसिटी, और ये डिटरमिन होगी थ्रू डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सो ऑन। हमने कहा नहीं, इस दफा तो हमें 60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करना पड़ेगा, कभी हो सकता है 2 शिफ्टों में भी काम करना पड़े। तो बच्चों ये जो 60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स होगी ना, दिस इज योर एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। क्योंकि आपने अब प्री डिटरमिनेड एफओएच जो रेट होता है ना, प्री डिटरमिनेड है, आप पहले से डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिटरमिन कर रहे हैं कि आइंदा हम पर यूनिट या पर डायरेक्ट लेबर आवर एफओएच का रेट क्या रखेंगे, और वो हम इसलिए रखते हैं
आज की लेक्चर में हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, तो ये वेरिएबल है। जब एक यूनिट बनेगा तो ये इनकट होंगे, जब एक यूनिट नहीं बनेगा तो इनकट नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड एफओएच जो है वो टोटल में होता है, उसका पर यूनिट से ताल्लुक नहीं होता, आपने उसको पर मंथ या पर ईयर की बेसिस पे पे करना होता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको एक बेस बनानी है जिसके तहत आप उसकी यूनिट कॉस्ट निकाल सके। और वो यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है कि आप पूरे साल के अंदाजे लगा लेंगे, पूरे साल में हम कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे एवरेट्स क्या आएंगे। क्यों, सपोज करते हैं कि देखें आपने 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करना है, तो इस इतनी लेबर को काम करवाने के लिए आपको कोई फैक्ट्री चाहिए होगी। ओके, जब 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स को एंगेज करना है तो आपको पता लगेगा कितनी साइज की मुझे फैक्ट्री चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, कितनी मुझे पावर चाहिए, एंड सो ऑन। तो आप उसके हिसाब से ही बिल्डिंग एक्वायर करेंगे, उसी हिसाब से फिर उसका रेंट बढ़ जाएगा। अगर ये हो जाए 20,000 से डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो अब आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए इन कंपेरिजन टू जो 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पे काम कर रही हो। तो ये जो हमारे बेस है ना, इसी के ऊपर डिटरमिन करते हैं ये एफओएच, इसी के ऊपर डिटरमिन होते हैं ये एफओएच। और इस तरह करने से हम उसके एक आर के या एक यूनिट के हम कॉस्टें निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है यूनिट कॉस्ट। हमारा कंपटीशन है, हम ये नहीं कर सकते कि फिक्स को भूल ही जाएं कि इसने पर यूनिट का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमने देखिए ये 20,000 हुए तो ये बदलेगा, अगर ये 50,000 होंगे फिर ये बदलेगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर में फिगर है दिस इज डिपेंडेंट ऑन इट, ऑन बेस। तो बच्चों अभी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा क्या, हो गया होगा जिन्होंने भी थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किया है। हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल और एवरेज कैपेसिटी। ये कैसे आती है कि पिछले सालों की आप कैपेसिटीज को सम करते हैं और जितने सालों की वो वैल्यूज होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है एवरेज। ठीक है बच्चों, क्या आ जाता है एवरेज। जैसे हम कहते हैं ये सीरियल लगा लेते हैं 1 2 3 और 4, ये 4 ईयर्स है। तो 4 ईयर्स को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ गया है 200,000, और उसको फिर हमने 4 साल थे तो 4 से डिवाइड किया तो ये बन गई एवरेज। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ही फिर हम अप्लाइड एफर्ट निकालते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि 2020 में एक्चुअल कैपेसिटी हुई हमारी 52,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो अप्लाइड एफर्ट अगर हमने पर आवर की बेसिस पे निकाले हुए हैं तो उसी की बेस पे फिर हम टोटल अप्लाइड एफर्ट निकाल लेंगे, यानी कि टोटल अप्लाइड एफओएच, और ये हमारे पास आएंगे रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी भी कहा जाता है या एक्चुअल बेस कहा जाता है, एंड सो ऑन। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है जी, ये चलता है। फिर है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, कि हमारी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी क्या रहेगी। हमें जो बच्चों ये फार्मूला लगाना होता है ना, ये नीचे वाला फार्मूला, ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी भी आपके पास एक टूल है, लेकिन आप क्या जज करते हो कि जो आने वाले साल है इसमें हमारी कैपेसिटी क्या रहेगी, हमारी डिमांड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एंड सो ऑन। ये तो था पास्ट, लेकिन आइंदा जैसे हमने कहा कि जी एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, या आप कहो जी कि इस दफा मरी में ना स्नोफॉल बहुत ज्यादा होगी, तो उसका सीजन आ रहा है, तो इस साल में वहां पे सेहत ज्यादा होगी तो आपकी इस दफा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, फिर एक होती है बच्चों थियोरेटिकल कैपेसिटी। थियोरेटिकल कैपेसिटी होती है कि जो मशीन जो आपके पास है उसकी रेटेड कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, टोयोटा की कार है, आपके पास उसका मीटर हो सकता है कि 280 या 240 पे आ रहा हो, तो क्या कभी उस मीटर पे कभी गाड़ी जाके चली है? नहीं, वो टेस्ट उस पर की जाती है। और अगर आइडियल सर्कमस्टांसेस हो, मसलन अच्छी रोड हो, अच्छे टायर्स हो, अच्छा ड्राइवर हो, टायरों में हवा पूरी हो,
इंजन ऑयल अच्छा हो, पेट्रोल हाई ऑक्टेन हो, ठीक है, बैलेंस कार हो, उसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुई भी हो, हवा का प्रेशर ठीक हो, तो वो चल भी जाएगी। दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल कैपेसिटी। यूजली आपकी मशीनरीज जो है ना वो उस कैपेसिटी पे काम नहीं करती। जैसे अगर आपको लिखा हो कि ये जो फोटो कॉपी है ये 60 प्रिंट करती है 1 मिनट में, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर दफा ही वो ऐसा करे। ओके, तो हमें अपनी सबसे फोकस रखना होता है क्वेश्चन में, वो रखना होता है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी को टू डिटरमिन रेट। प्री डिटरमिन रेट निकालने के लिए आपने सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो रखना है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी पे। ये बात आप रखें सबसे पहली बात ध्यान में। और जब आपने कैपेसिटी डिटरमिन कर लेनी है, जब आपने कैपेसिटी डिटरमिन कर लेनी है, मतलब ये चीज बेस डिटरमिन कर ली, ठीक है, प्री डिटरमिन रेट निकालना है, तो आपने क्या इशू करना है, सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी को। और जब आपने ये डिटरमिन कर ली से ये बेस, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं कि हमारी ये बेस आ गई है 60,000, तो 60,000 के हवाले से ही इनको भी निकालना है। अगर ये पहले 50,000 के हवाले से थे तो 60,000 के हवाले से ये कितने होंगे, ये चीज हमने निकालनी है। तो बच्चों आज हमने पढ़ ली है 4 किस्म की कैपेसिटीज। एक है नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी, दूसरी है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, और तीसरी है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, और चौथी है थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बच्चों, अच्छा, फिर हम आते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। जी, आपने कोरिलेशन पढ़ा होगा। अब हमने ये देखना है कि हमने अपनी जो बेसिस हैं वो किसके साथ बनानी है। ठीक है, मसलन आपके साथ हमने स्टडी कर लिया था कि हमारे पास 5-6 किस्म की बेसिस होती हैं, जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ओवरहेड, ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ये हमारे पास बेसिस हो सकती है। ठीक है, ये हमने देखा है कि प्री डिटरमिन्ड एफओएस रेट के फार्मूले में क्या करते हैं, ओवरहेड एस्टिमेट ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेट यूनिट्स एंड सो ऑन। ओके, अब हम किसके साथ बेस बनाएं, इसके लिए बच्चों हमें कोरिलेशन हेल्प करती है। कोरिलेशन ऑफ कॉस्ट विद ईच बेस और एक्टिविटी। हम देखेंगे कि हमारा कोरिलेशन किसके साथ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बच्चों हमारे पास है एस्टिमेट ओवरहेड एस्टिमेट ओवरहेड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये हमारा फार्मूला है, एस्टिमेट ओवरहेड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो अब ओवरहेड की जो ऊपर वाली पॉइंट है उसमें तो सिर्फ आएगा क्या, ओवरहेड्स, ये हमने रखने ही रखने हैं, ठीक है, और नीचे क्या आएगी, बेस। अब ये बेसिक देखो, ये 6 किस्म हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने कौन से बेस को लेना है, ये हमें बताएगी बच्चों कोरिलेशन। कोरिलेशन आपने पढ़ा होगा स्टैट्स में, और इसका इसका आंसर आपको पता है हमेशा क्या होता है, आंसर इज -1 to +1, ये इसका फार्मूला है, एंड सो ऑन। अब हमने ये कोई डाटा लिया हुआ है कि प्रिपेयर अ बजट फॉर ओवरहेड कॉस्ट इफ आउटपुट इज 30 यूनिट्स, इट्स 60 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 60 40 90 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी कोरिलेशन चेक करेंगे कि ये ओवरहेड्स जो हैं, ये ओवरहेड्स, इनका रिलेशनशिप किसके साथ ज्यादा स्ट्रांग है। कोरिलेशन हमें ये बताती है। ओके,
अब हम जाके वन बाय वन देखते हैं। मैंने देखे नीचे ना यूनिट्स की बेसिस पे किया हुआ है। जब यूनिट की बेसिस पे मैंने इसको किया, मसलन एक तरफ हमने रखे यूनिट, तो हमने कह दिया बच्चों वाई स्पीक आप जी बच्चों, हमने रखे ओवरहेड्स को हम कहते हैं वाई, जिसको हमने एनालिसिस करना है उसको कहते हैं एक्स। ठीक है जी, देखिए वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। ओके, यहाँ पे क्या भी देते हैं, बताते देते हैं, क्योंकि वाई जो है इज डिपेंडेंट है, वेरिएबल होता है, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली जो फिगर है ना वो ही डिपेंडेंट होती है ना इस वाले के ऊपर। अब हम आते हैं यूनिट्स में। जब हमने इसका कोरिलेशन मालूम किया तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 0.99। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट के साथ किया, इसका आ रहा है 0.95। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ किया, ये मैंने कैलकुलेशन की भी, अगर आप कहोगे तो आपको भेज भी दूंगा, दैट इज 0.81। प्राइम कॉस्ट के साथ जाके इसका रिलेशनशिप देखा, किसका, एफओएच का विद प्राइम कॉस्ट, ये आ रहा है 0.91। डायरेक्ट लेबर आर के साथ जाके देखा, ये आ रहा है 0.97। और जब मशीन आर के साथ जाके देखा तो वो आ रहा है 1। तो आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है? हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, रेंज करते हैं फ्रॉम -1 टू +1। -1 का जब होता है, -1 जब होता है तो इसका मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि अगर एक में इंक्रीज आएगा तो दूसरे में क्या आएगा बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, इसी तरह ये था -1 का हमने ट्रीटमेंट किया। ठीक है, इसी तरह अगर आएगा +1, ठीक है, तो इसका मतलब होता है परफेक्टली पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक में अगर इंक्रीज आएगा तो दूसरे में भी इंक्रीज आएगा, एक में अगर डिक्रीज आएगा तो दूसरे में भी डिक्रीज आएगा। तो यहां पे भी हमें जब ये 1 मिल रहा है और इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, ये हमने निकाला हुआ है मशीन आवर्स पे, ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर मशीन आवर्स ये थे हमारे एक्स, ये बढ़ेंगे, ठीक है, ये इंक्रीज करेंगे अगर, तो हमारे पास ओवरहेड्स जो हैं वो भी इंक्रीज करेंगे एंड सो ऑन। तो हमने जो अपने क्वेश्चन में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बेस रखनी है ना, वो उसके साथ रखनी है जिसके साथ हमारे इस ओवरहेड का सबसे अच्छा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये बात मैंने आज आपको समझानी थी। इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमारे पास बेसिस तो डिफरेंट होंगी, लेकिन ओवरहेड का जिसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पता लग रहा होगा कि हमारा मशीन के साथ निकला है, इसका मतलब है कि हमारी जो ज्यादा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है ना वो मशीन पे हो रही है, और जो भी उसके ऊपर कॉस्टिंग इनकट हो रही है वो मशीन रिलेटेड है। लाइक उसके अंदर लुब्रिकेंट डालने पड़ रहा है आपको, उसके अंदर आपको पावर लगानी पड़ी है, मसलन आपने हाई वोल्टेज पावर ली भी है, उसके लिए आपको उसके अंदर मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर ज्यादातर खर्चे, यानी कि 1 जब आ रहा है ना इसका मतलब कि 100% खर्चे मशीन से रिलेटेड है। आपका सारा काम काम जो है ना वो ऑटोमेटेड है, उसमें लेबर की इंटरवेंशन है ही नहीं। जैसे आप जापान में देखते हैं रोबोट्स काम कर रहे हैं, या हमारे मुल्क में भी अब काफी इंडस्ट्री ऑटोमेट हो चुकी है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम है, मैनुअल वर्क ना होने के बराबर है। तो बच्चों ये कोरिलेशन से डिटरमाइन किया जाता है
कि आपने जो बेस यूज करनी है ना, ये नीचे जो बेस आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे लिए डायरेक्ट लेवल आवर्स, या हमने डायरेक्ट लेवल आवर्स लेनी है, मशीन आवर्स लेनी है, क्या लेना है, दिस डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। ओके जी बच्चों, अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो एक चीज थी कि जी, आज हमने ये पढ़ना है कि हमने इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल देखा है ऑफ एफओएच, जिसके तहत हमने जाके ये देखा कि एक सेकंड होल्ड करें, पेज नंबर 86 में हम आते हैं। जी, कल बच्चों ये हमने आपके सामने एग्जांपल लिखी थी कि हमारे पास ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच आएगा। ये एग्जांपल और या इस तरह के एग्जांपल हमने जो नीचे और वर्किंग के साथ की थी, ये वाली एग्जांपल, इसके साथ आपको थोड़ा सा जो उसकी फर्दर एक्सटेंशन है वो समझाना चाहता हूँ। देखें, हमने 120 की है अप्लाइड एफओएच, ये आ गया वर्किंग प्रोसेस में। वर्किंग प्रोसेस सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा हुआ है, 120 का 120 ट्रांसफर हुआ है इनटू फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स भी सारी की सारी ट्रांसफर हो गई है कॉस्ट में। इसका मतलब है कि हमारे पास ना कोई अब वर्किंग प्रोसेस है, जीरो हो चुका है, ना फिनिश गुड्स है, और सारी क्या हो गई है, सेल हो गई। तो हमारा जो एक्चुअल एफओएच था 140 था, तो यहाँ पे हमारा अंडर और ओवर अप्लाइड आ रहा है 20। इस 20 को जाके हमने सीधा स्ट्रेट अवे कॉस्ट में ऐड कर दिया था, और इसकी एंट्री हमने ये बनाई थी, समझ ली थी कि जब हम इस तरीके से हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इस एंट्री के वाले चलें, और अप्लाइड को या अंडर अप्लाइड को क्रेडिट कर देते हैं। ये उस वक्त किया बच्चों जब कॉस्ट को बढ़ाना था, और सारे के सारे यूनिट्स हमारे क्या हो गए, सेल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे यूनिट सेल हो जाएं, हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो भी बन जाता है, और दैट इज, ये हमारे सामने है डिफरेंट सिनेरियो कि सारा का सारा स्टॉक सेल नहीं हुआ, बल्कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बन गया है। तो फिर क्या केस होगा, ये भी एक एग्जांपल हम देख रहे हैं पेज नंबर 56 पे, इलिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इफ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सारा का सारा फिनिश गुड्स सेल नहीं हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है 150,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल में हुए हैं 175,000। तो बच्चों ये यहां से आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, अंडर अप्लाइड, अंडर एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल हुए हैं 175, और एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड है 150,000। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हुई है 20,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ करंट पीरियड्स प्रोडक्शन इज 5,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन तो हुई 20,000, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 5,000। इसका मतलब है कि सेल कितने की है, 15,000। ओके, अब ये तो आपके इलम में आ रहा है कि हमारे पास अंडर अप्लाइड कितना है, 25,000। ठीक है बच्चों, जब भी अंडर अप्लाइड होता है, अभी हमने ये एंट्री देखी है, हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अंडर अप्लाइड क्रेडिट। ठीक है, इसी एंट्री को हम लेके चलते हैं और आपको अभी बताते हैं। ये पेज नंबर 56 एग्जांपल। अब आप देखें, हमारे सारी के सारी कॉस्ट नहीं बन गई। अगर सारे के सारे यूनिट्स बिक जाते हैं तो ये एंट्री होती, और लेकिन अगर सारे के सारे यूनिट नहीं बिके तो फिर ये एंट्री होगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट, और किसका, फिनिश गुड्स का, ये भी डेबिट होगा, और अंडर अप्लाइड डेबिट होगा। अंडर अप्लाइड ने टोटल 25 से ही होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सारा करते हैं 25, तो अंडर अप्लाइड 25 का आ रहा है इस एग्जांपल में। अब हमें देखना है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना लेके जाना है और क्लोजिंग स्टॉक में कितना लेके जाना है। देखें, आपने प्रोडक्शन कितने की है,
20,000 यूनिट्स की, ठीक है। सोल्ड कितने हो गए? 15,000 यूनिट्स, ठीक है। तो स्टॉक कितना बच गया? 5,000 यूनिट्स। इसी जिस तरीके से ये रहा है, इसी तरह हमें पता है कि इस प्रोडक्शन के ऊपर जो ओवर अंडर अप्लाइड आए थे ना, वो थे 25,000, ओके। इस पूरी प्रोडक्शन के ऊपर अंडर अप्लाइड थे 25,000। तो जो कॉस्ट हमने जो सोल्ड कर दी हमने, ठीक है, और सोल्ड के लिए हमारे पास हेड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके ऊपर कितने आएंगे? और इसी तरह हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर कितने आएंगे? ये हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकअप कर लेंगे। इन द सेम रेशो, 25,000 डिवाइड बाय 20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 15,000, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 15,000. Likewise here, 25,000 आया था 20,000 के ऊपर, और 5,000 है क्लोजिंग स्टॉक में, और 15,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो बच्चों ये इसकी एंट्री हो जाएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,750, क्लोजिंग स्टॉक 6,250, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 25,000। अगर सारे के सारे सेल हो चुके होते तो 25,000 ही कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट होता, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी 25,000 होते। लेकिन सिंस अभी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं, और बच्चों हमने ये बात की थी कि हमारी सारी जो फाइनेंशियल्स बनते हैं वो किस पे बनते हैं? एक्चुअल्स पे। तो अभी जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, वो इस कॉस्ट के साथ आ रहा है 150,000 के साथ, जबकि एक्चुअली में क्या कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 175,000। तो 25,000 की कॉस्ट कम गई हुई है इन प्रोडक्शन। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी करंट प्रोडक्शन से ही बना था, तो उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसकी कॉस्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा और ऑन एक्चुअल लाना पड़ेगा। दिस इज द मेथड जो कि अंडर और ओवर अप्लाइड दोनों के केस में प्रोरेट करता है अपनी वैल्यूज को इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। जी बच्चों, इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एहसनुल्लाह, आमना, फैज रसूल, बासिम, दानियाल, नदीम, रिमशा, आसिफ, रबिया। जी बच्चों आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन है इस पे तो। ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। हमने अब देखना है ओवरऑल ब्लैंकेट रेट प्री ट्रीटमेंट का, और हमने देखना है डिपार्टमेंट वाइज रेट। ये बच्चों कोई क्वेश्चन आया है? ठीक, इसमें बच्चे देखें, हमारे पास ना, ये हम आ गए हैं पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे आप लोग आए। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम पूरे फैक्ट्री का क्या एक रेट निकालेंगे, या फैक्ट्री के अंदर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, तो हर एक का डिफरेंट फैक्ट्री ओवरहेड का प्री डिटरमाइंड रेट निकालेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि पूरे फैक्ट्री का क्या हम एक रेट निकालेंगे, या उसके जो हर डिपार्टमेंट से अलग अलग है हम उसका रेट निकालेंगे। ये हमारे पास अभी एनालिसिस आ रहा है। देखें, हर डिपार्टमेंट के ना ओवरहेड्स अलग दिए गए, हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स
अलहदा दिए गए, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम हर डिपार्टमेंट का अलहदा निकालें, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलहदा होगा, इस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलहदा है, इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज अलहदा हैं, इसके भी अलहदा है, इसकी मशीनें अलहदा हैं, इसकी मशीनें अलहदा हैं, इसकी हो सकता है मशीनें नई हो, इसकी पुरानी हो, इसमें स्किल्ड लेबर हो, इसमें अनस्किल्ड लेबर हो, इसका काम असेंबली हो, इसका नाम काम कटिंग हो, तो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने फैक्ट्री वाइज रेट निकालना है, ठीक है, फैक्ट्री वाइड रेट निकालना है या डिपार्टमेंटल रेट निकालना है, ठीक है। जब आप फैक्ट्री वाइड रेट निकालते हैं ना, इसका दूसरा नाम ब्लैंकेट रेट भी है, यानी कि फुल ओवरऑल एक रेट निकालना। लेट्स हैव लुक एट दिस एग्जांपल। जी, आपसे पहले जो समझ लेते हैं रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। हमने प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट क्या निकालनी है यूनिट पे, फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई यूजिंग separate departmental hour rates for department P1 and P2, a single absorption rate for the entire factory। बच्चों देखो, हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है ना, वो यही होता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। और यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कही जा रही है ओवरहेड्स की, हमें मटेरियल और लेबर में अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी हम चैप्टर ही सिर्फ ओवरहेड्स का पढ़ रहे हैं, तो हमें कंसर्न इससे है। मटेरियल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसकी यूनिट कॉस्ट निकालना आपको आ गई है। बाकी जिनको नहीं आई, अभी हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी सैटरडे एंड संडे, उसमें इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा बच्चों, अब बाकी क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बन रही है, इसकी यूनिट्स बन रहे हैं 2000 और वाई की यूनिट्स बन रहे हैं 4000। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द ईयर इज शोन बिलो। दोबारा देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग टू प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंट पी वन भी प्रोडक्ट्स को बनाता है, और डिपार्टमेंट पी वन भी प्रोडक्ट वाई को भी बनाता है, डिपार्टमेंट पी टू प्रोडक्ट एक्स को भी बनाता है, और डिपार्टमेंट पी टू प्रोडक्ट वाई को भी बनाता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों डिपार्टमेंट से गुजर के आती है। ईच डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें आप पहले जरा ये सेकंड रिक्वायरमेंट को कोशिश करें। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कहा जा रहा है सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, कि पूरी फैक्ट्री का हम एक रेट निकालें, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, हमारे पास एक तरीका है यूनिट्स प्रोड्यूस का, जिसको हम बेस बना सकते हैं, और एक तरीका है हमारे पास आर्स का। हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आर्स पर यूनिट दिए गए, तो यहाँ हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे विद आर्स। ओके, वो कैसे निकलेंगे, पहले हमने देखना है कि पूरे फैक्ट्री में हम कितने आर्स काम करेंगे। एक्स आपने बनाना है, एक्स को बनाने के लिए कितने आर्स लगते हैं, 0.5 लगते हैं P1 में, और 2 आर्स लगते हैं P2 में। तो बच्चों कितने आर्स हो गए यूनिट को बनाने के लिए, 2.5, और हमारे पास एक्स की यूनिट है 2, तो 2000 इंटू 2.5 कितने आवर्स हो गए बच्चों, 5000, क्योंकि एक यूनिट को बनाने पे लग रहे हैं 2.5, और हमारे पास यूनिट्स है 2000, तो 2000 इंटू 2.5 दैट इज 5000। प्लॉट वाई को बनाने के लिए कितने आ सकते हैं, 3.5 प्लस 1.5, टोटल आ सकते हैं 5, और हमारे पास यूनिट्स कितने 4, तो 4000 इंटू 5 20,000। हमारी इस प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए है 5000 इसके लिए और 20,000 इसके लिए, तो टोटल हो गया 25,000। हमें 25,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करना पड़ेगा, और पूरे फैक्ट्री के हमारे ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे, 150,000, 60,000 प्लस 90,000, ठीक है बच्चों। इसको मैं आपको वर्किंग करके भी बता देता हूँ।
जी, अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल ओवरहेड्स हो गए दोनों डिपार्टमेंट के मिला के, दैट इज 60,000 और 90,000, ये बन गए 150,000। ये हमने अब पूरी फैक्ट्री का निकालना है ना, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं तो हमें चाहिए 0.5, ठीक है, और हमें चाहिए 2 आवर्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें चाहिए टोटल 2.5 आवर्स, ठीक है। हो गया हमारी प्रोडक्ट एक्स। लाइकवाइज हमें चाहिए प्रोडक्ट वाई के लिए 3.5 एंड 1.5। तो ये बच्चों कितने हो गए 5, और इसके यूनिट्स हैं 2000, इसके यूनिट्स हैं 4000, ओके। तो इसका मतलब है कि हमें टोटल आवर्स काम करना है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये देखिए अब आपके सामने एक पिक्चर बनी कि हमें ओवरहेड्स हमारे हैं 150,000 और हमारे आवर्स हैं 25,000। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एस्टिमेट एफर्ज डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला था यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं इस फार्मूले को, एस्टिमेट ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेट बेस। अब हम एस्टिमेट ओवरहेड्स हमारे क्या है 150,000, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमारी जो बेस एस्टिमेट बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं हमारे, दैट इज 25,000। तो ये आ गया हमारे पास। जब हम इसको डिवाइड करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 6। तो हम इसको लिखेंगे ₹6 पर डायरेक्ट लेबर आर, ओके। ₹6 पर डायरेक्ट लेबर आर। ये हमारे पास बच्चों आया है फैक्ट्री वाइड रेट, फैक्ट्री वाइड रेट। ये पूरे फैक्ट्री का हमने एक रेट निकाला है। ये हमसे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब ये है पर डायरेक्ट लेबर आवर। हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स पे कितना लग रहे हैं 2.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 15, और इस केस में हमारे यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 30। तो ये बच्चों हमारे पास सोल्यूशन बनेगा ऑफ सेकेंड रिक्वायरमेंट, जहां पे हमने रेट कौन सा यूज करना है, फैक्ट्री वाइड रेट यूज करना है। हमने रेट यूज करना है फैक्ट्री वाइड। पहले हमने पूरी फैक्ट्री का एक रेट निकाला है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट लेबर की ही बेसिस दी गई थी। तो उस पर हमारा आंसर आ गया 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। और हमने एक्स के बनाने हैं 2.5 आवर्स लगाने, यूनिट कॉस्ट बन जाएगी 15, और वाई के लगाने 5 आवर्स, तो यूनिट कॉस्ट बन जाएगी 30। दिस इज सेकेंड रिक्वायरमेंट, जो कि हमें कहा गया था कि सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट से आपने ये बनाना है, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर हमने डिपार्टमेंट P1 के लिए अलहदा करना है और P2 के लिए अलहदा करना है, तो फिर क्या तरीकाकार होगा।
ठीक है बच्चों, ये थी डिपार्टमेंट P1 और ये था P2, ये हमारे डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है जी, तो इसी डाटा को हम जरा यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आके इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ना उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं जी। अब आप बच्चों, अब आपने करना है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज के अब हमें पता है, पहले हम एक एग्जांपल जरा P1 को समझते हैं। P1 के हमारे हैं 60,000 ओवरहेड्स। P1 के अंदर बच्चों कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों बन रही है। प्रोडक्ट एक्स P1 में लेती है टाइम 0.5 आवर्स और प्रोडक्ट वाई लेती है P1 में टाइम 2 आवर्स, सॉरी 3.5 आवर्स। ठीक है, ये भी आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो जो डिपार्टमेंट P1 है ना, P1 वो x को देता है 0.5 आवर्स और y को देता है 3.5 आवर्स। यही हमने यहाँ पे किया कि x को दी है 0.5 आवर्स और y को दिए 3.5 आवर्स। ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा जी, तो x की प्रोडक्शन कितनी है? 2000 यूनिट्स और y की प्रोडक्शन कितनी है? 4000 यूनिट्स। तो P1 में हमारे ये यूनिट्स आ गए और टोटल आवर्स हो जाएंगे P1 में जो लगेंगे, दैट इज 2000 इंटू 0.5 और इसी तरह ये आ जाएंगे। टोटल आवर्स जो हमारे पास लग रहे हैं डिपार्टमेंट P1 में वो है 15,000 आवर्स। ओके बच्चों, ये बात समझ आ रही है कुछ? अब हम सिर्फ P1 को देख रहे हैं पहले, डिपार्टमेंट P1 कि इसकी क्या सूरत हाल है। इसकी सूरत हाल ये है कि इसके अपने जो है ना ओवरहेड्स वो है 60,000। इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 60,000 और इसने कितने यूनिट्स पे काम करना है? एक्स के करना है 2000 यूनिट्स पे और वाई करना है 4000 यूनिट्स पे। एक यूनिट को ये टाइम देता है एक्स के 0.5 और वाई को देता है 3.5। इसका मतलब है कि इसके अंदर काम कर रहे हैं 15,000 आवर्स। और जब हम इसके ऊपर भी ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रीडिटरमिनेट रेट वाला, तो क्या हो जाएगा? दिस 60,000 डिवाइड बाय दिस 15,000, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस 4 पर आवर। तो ये कहलाएगा ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये आ गया है डिपार्टमेंट P1 का रेट। ये है डिपार्टमेंट P1। इसी तरह हम बना लेते हैं डिपार्टमेंट P2। डिपार्टमेंट P2, डिपार्टमेंट P2 का बच्चों अगर आप देखें, सॉरी, डिपार्टमेंट P2 का अगर आप एफओ देखें तो कितने थे? 90,000। 90,000। ठीक है जी, इसमें अब कितना कितना टाइम लगता था? डिपार्टमेंट P2 जो है वो 2 आवर्स लगाता है एक्स पे और 1.5 आवर्स लगाता है वाई पे। 2 एंड 1.5, 2 एंड 1.5 यूनिट्स हमारे पास यही है। एक्स के 2000 ही है और वाई के 4000 है। एक्स के 2000 है, वाई के 4000 है।
तो टोटल आवर्स बन गए 4, 6 और इसके 10,000। इसका रेट, इसके ओवरहेड्स है 90,000, डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ गया 9 पर आवर। इसका मतलब है कि ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है इन डिपार्टमेंट P2 आर 9 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? क्लियर हुई यहाँ तक बात? अब हमने यहाँ पे भी यूनिट कॉस्ट ही निकाल ली, और किसकी? प्रोडक्ट एक्स की भी और प्रोडक्ट वाई की भी। ठीक है जी, प्रोडक्ट एक्स की भी निकालनी है और प्रोडक्ट वाई की भी निकालनी है। निकालनी क्या है? यूनिट कॉस्ट। लेकिन अब जो प्रोडक्ट एक्स है वो डिपार्टमेंट P1 में भी बन रहा है और P2 में भी बन रहा है, दोनों डिपार्टमेंट्स में बनता है। इसी तरह प्रोडक्ट एक्स की तरह प्रोडक्ट वाई भी दोनों डिपार्टमेंट्स में बनती है। कितने डिपार्टमेंट में बनती है? दोनों में। तो प्रोडक्ट एक्स जब P1 में बनेगी तो उसकी कॉस्ट है 4 पर आवर, और जब वाई में बनेगी तो है 9 पर आवर। यहां पे वो कितना टाइम लेती है? 0.5। और P2 में वो कितना टाइम लेती है? 2 आवर्स। इसका मतलब है ये हो गए रेट और ये हो गए आवर्स। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहां का रेट आ गया है। अब हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई है प्रोडक्ट एक्स की 20। और लाइक वाइज हम जाके ये देखते हैं अभी इसको, फॉर प्रोडक्ट वाई इसके कितने रेट है बच्चों? 4। P1 डिपार्टमेंट का रेट है 4, P2 का भी रेट है 9। लेकिन इसके प्रोडक्ट वाई जो है वो P1 में आवर्स लेती है 3.5 और यहां पे लेती है 1.5। तो इसकी कॉस्ट आ रही है 27.5। तो ये बच्चों देखो, ये वाला जो अभी हमने ट्रीटमेंट किया है, दिस ऑल इज रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल रेट। और जब डिपार्टमेंटल रेट से हमने किया तो यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही है 20 एंड 27.5। 20 एंड 27.5। जबकि जब हमने ब्लैंकेट रेट से किया है तो हमारे पास एक्स की कॉस्ट आ रही है 15 और वाई की कॉस्ट आ रही है 30। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट कॉस्ट अंडर टू मेथड्स। और ये आपके सामने इसकी एक एग्जांपल है कि पहले हमने किया है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हुए पहले सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से किया। सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट में क्या है कि टोटल ओवरहेड्स कर दिए और टोटल आवर्स कर दिए। टोटल ओवरहेड्स कर दिए थे और टोटल आवर्स कर दिए थे। इसकी मदद से जब जाके किया तो हमें पता चला ₹6 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। तो प्रोडक्ट एक्स के ऊपर हमारे आवर्स लगते थे 2.5 टोटल में, और वाई के ऊपर लगते थे 5 टोटल में। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके निकाल ली यूनिट कॉस्ट। 2.5 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6, ये हमारे पास आ गई यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे चलो लिख लो। हमने 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये निकाल ली थी। ये जो मेथड है ना P1, ये कहता है आप P1 को अलहदा ट्रीट करें और P2 को अलहदा ट्रीट करें। इसका अलहदा से रेट निकालें और इसका अलहदा से रेट निकालें, क्योंकि ये अलहदा डिपार्टमेंट है। इसकी कॉस्ट आ रही है 60,000। कब? जब इसमें हम काम करते हैं 15,000 आवर्स। कैसे 15,000 आए थे कि डिपार्टमेंट P1 में प्रोडक्ट एक्स को देते हैं हम 0.5 आवर और प्रोडक्ट वाई को देते हैं 3.5 आवर्स। डिपार्टमेंट P1 में प्रोडक्ट एक्स को देते हैं 0.5 आवर्स और प्रोडक्ट वाई को देते हैं 3.5 आवर्स।
तो प्रोडक्ट एक्स बन रही है 2000 और प्रोडक्ट वाई बन रही है 4000 एंड सो ऑन। हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो बच्चों ये था सिंगल और ब्लैंकेट रेट वाला क्वेश्चन, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑफ आपकी जो है ना क्वेश्चन बैंक आपके पास शायद होगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसमें जो ओवरहेड्स का चैप्टर है ना, दैट इज चैप्टर 3, और उसका जो पहला क्वेश्चन है 3.1 वो आप कर लीजिएगा। दैट इज, मैं आपको बता देता हूँ उसका पेज नंबर क्या है। पेज नंबर 9 पे वो अवेलेबल है, ये 3.1। दिस इज द सेम क्वेश्चन जिस तरह भी हमने किया है, इसमें भी उसने आपसे कैलकुलेट द बजटेड टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड फॉर प्रोडक्ट वाई, और ठीक है। और ये इसमें भी एक डिपार्टमेंट है CC1 और एक डिपार्टमेंट है CC2। इसमें भी वही प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई और टोटल के ये रेट्स दिए गए। तो दिस इज क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 3.1। ये आपका समझ लो एक प्रैक्टिस मटेरियल है आज के लिए। और बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस इसी में, बाकी और क्वेश्चंस काफी सारे दिए गए हैं अपॉर्चनमेंट के और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, वो वाले जो भी चैप्टर में हमने चीजें पढ़ी थी वो सारी इस में क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। तो इससे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे अभी 1-2 दिन, ताकि हमारा ये चैप्टर पास पेपर्स के हवाले से भी कंप्लीट हो जाए। पास पेपर्स में भी जो रिसेंटली आए थे वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे। लेकिन आज हमने जो भी पढ़ा है दैट इज सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, इसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, और सेपरेट डिपार्टमेंट और रेट्स। जब सेपरेट का करना है ना, तो बस आप ये समझ लो कि आपके पास डिपार्टमेंट P1 एक अलग से डाटा है, उसको कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट P2 को कैसे करेंगे, एंड सो ऑन। और एंड पे जाके आपने जब इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, तो प्रोडक्ट एक्स की यूनिट कॉस्ट निकालनी है आपने, डिपार्टमेंट की नहीं निकालनी, इस तरह प्रोडक्ट वाई की निकालनी है। तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो बनती है दो डिपार्टमेंट में, P1 में और P2 में। वहां पे कितना कितना उसका रेट है, कितने कितने आवर्स वो काम करती है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। और ये देखो दोनों में बच्चों फर्क आ रहा है, दोनों की यूनिट कॉस्ट में दोनों मेथड से फर्क आ रहा है। इसमें आ रही 15 और 30, इसमें आ रही 20 एंड 27.5, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है ना बच्चों वो सेम ही रहेगी। देखो जैसे हमने एक्स के बनाए 2000 यूनिट्स, ठीक है, और इसके तहत हमारी कॉस्ट आ रही है 15, तो ये हो गई 2000 इंटू 15, 30,000। और इसको यहाँ पे ये हमने बनाई एक्स की, अब बनाते हैं वाई की। वाई के हमने बनाए थे 4000 यूनिट्स, और इसकी कॉस्ट आ रही थी 30, तो ये आ जाएगा 150,000। ठीक है ना, आपको पता है हमारी जो टोटल कॉस्ट भी थी ओवरहेड की वो 150,000 ही थी। ओके, ये हमने कर दिया ब्लैंकेट रेट से, यानी कि सिंगल रेट से। अब हम आते हैं अगर डिपार्टमेंट वाइज रेट से, तो एक्स की कॉस्ट क्या आएगी ये भी हम देख लेते हैं अभी। देखिए इस केस में 2000 यूनिट ही है, और एक ये आ रही है 20, और इसमें आ रही है 27.5। देखिए अगेन ये 150,000 ही रहेगा, टोटल कॉस्ट 150 ही रहनी है, लेकिन एक्स के और वाई के दरमियान आपस में वेरी आ जाएगी, क्योंकि हमने मेथड चेंज किया हुआ। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो रही है, और मैं तो हैरान हूँ भाई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रही, ये कैसे हो सकता है। बस या तो आप खामोशी से बस सुने जा रहे हो, क्योंकि एफओएच के चैप्टर में तो कई क्यूरीज आती है, खासतौर पर यही कि अप्लाइड क्यों हो रहा है, तो एस्टिमेट क्या है, तो बजट क्या है, तो एक्चुअल क्या है, एंड सो ऑन, अंडर क्या है, ओवर क्या है, लेकिन आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। पता नहीं क्या मैं सही नहीं पढ़ा रहा, या आप लोग अभी डिस्टेंस लर्निंग को मैं अडेप्ट नहीं कर पाया, या आप नहीं अडेप्ट कर पाए, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बहरहाल आज हमारे 3 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, कल इसकी पास प्रैक्टिस पेपर्स की और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हमने जो चीजें पढ़ ली हैं वो आपके सामने ले आते हैं।
5 मिनट अभी अगली क्लास के शुरू होने में है, तो 1-2 मिनट लगा कर। ये बच्चों हमने इसके लर्निंग आउटकम्स थे, ठीक है। डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यूजिंग एग्जांपल्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एग्जांपल हमने कहा रेंट है, लुब्रिकेंट्स है, डेप्रिसिएशन मशीनरी है एंड सो ऑन। हमने कंपेयर किया मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट को। मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेलिंग कॉस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई किया हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फ्रॉम डेटा प्रोवाइडेड के। हमने मालूम करना है कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं जो हमें डेटा दिया जाएगा। जैसे हमने देखा था कि सुपरवाइजर की सैलरी क्या आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। इस तरह डायरेक्टर फाइनेंस की सैलरी क्या आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। मार्केटिंग मैनेजर की कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट है। फिर हमने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड्स एंड अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि हम इससे निकालते हैं अंडर और ओवर अप्लाइड। और एक्चुअल ओवरहेड्स क्या होते हैं जब फैक्ट्री एक्चुअली चली थी, और अप्लाइड ओवरहेड क्या है कि जितने हमारी बेस बनी थी उसको हम एक रेट से मल्टीप्लाई करके अप्लाइड ओवरहेड निकालते हैं। यानी कैलकुलेट अप्लाइड ओवरहेड यूजिंग डेटा प्रोवाइडेड। कंपेयर एक्चुअल एंड अब्जॉर्ब ओवरहेड्स फ्रॉम डेटा प्रोवाइडेड, यानी कि अंडर ओवर अप्लाइड निकालना। अकाउंट फॉर ओवर अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अब इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना ऐड करना है, आज हमने देख लिया क्लोजिंग स्टॉक में कितना ऐड करना है। अंडर होगा तो ऐड करेंगे, ओवर होगा तो लेस करेंगे। फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड एनालाइज देयर रिलेटेड कॉस्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे होगी और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे होगी। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जो हमने कहा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, और वन डिपार्टमेंट टू अदर एंड अदर बैक टू वन और नॉट टू वन। Allocates cost to production and service department using information provided. Allocate cost of service department to production department using data information provide. तो हमने ये चीजें इसके साथ कर ली है। ठीक है बच्चों, तो जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है बच्चों टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि चलो रिवीजन तो उसकी हो जाएगी लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये क्लास ले रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन से, विदाउट यूजिंग मोबाइल्स और अदर इंटरफेरेंसेस, आप कोशिश करें कि फुल लेक्चर के ऊपर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। राइज के क्वेश्चंस कल मैंने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। अगर आपके पास बुक नहीं है, हो सकता है कि अभी थोड़े दिनों में बुक शॉप्स खुल जाए, तो फिर राइज की बुक्स भी अरेंज करें। उसमें अच्छा मटेरियल प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सिंपल एग्जाम्पल से ले लेके वो आपको एडवांस करता जाता है, तो वो भी आप करें। और फिर भी कोई इश्यूज रहे तो बताएं। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।